सो वेलकम स्टूडेंट्स बैक। हम लोग वापस आ चुके हैं हमारे इस हफ्ते के लेक्चर पे। सब्जेक्ट यहाँ कुछ बंद हो रहा है मेरा, एक सेकेंड रुकिए। चल क्यों नहीं रहा है पूरा? ओके ओके ओके, आ गया। ओके, सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हमारा चैप्टर। हम लोगों ने हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। ये कहाँ है? एक सेकेंड रुक जाइए। बहुत आगे निकल गए थे, सेकंड चैप्टर पे चले गए थे हम लोग। यहाँ पे आते हैं। अरे कहाँ है भाई? ओके, आ गया। ठीक है, ये था हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग चलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव्स मतलब बिजनेस क्यों किया जा रहा है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, गोल क्या है। करेक्ट? लक्ष्य, एम, गोल, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मतलब बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आप दो देख पा रहे हो, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं सोशल। सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला कौन सा है? सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ओके, सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तब उसका सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब सोशल मतलब सामाजिक। ठीक है, सामाजिक मतलब सोशल, सोसाइटी के लिए, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए। करेक्ट? आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए। उस पब्लिक के लिए क्या करने का लक्ष्य है उसके मन में जब वो बिज़नेस कर रहा है? पब्लिक के लिए क्या करना चाहता है वो? पब्लिक के साथ क्या करना चाहता है बिजनेस करके? उसका लक्ष्य क्या है पब्लिक के साथ करने का? तो सबसे पहला है सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। एक बिजनेसमैन का सोशल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला कौन सा होता है? पब्लिक को वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करे। इसीलिए वो बिजनेस करता है। क्यों? ताकि वो चाहता है कि लोगों तक क्वालिटी प्रोडक्ट्स पहुँचे। करेक्ट? अब आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आज से करीबन 10-15 सालों पहले अगर आप पकड़ लो, जब मोबाइल नया नया आया था तब नोकिया ये कंपनी बेस्ट थी मोबाइल में। नोकिया के कंपटीशन में कोई नहीं था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, आपकी जनरेशन को पता नहीं होगा, लेकिन सबसे पहला स्मार्टफोन अगर कोई बहुत अच्छा चला हो, बहुत फेमस हुआ हो, तो वो है 6600 नोकिया। नोकिया 6600 एक हैंडसेट आता था। वो स्मार्टफोन नहीं था एक्चुअली, स्मार्टफोन जैसा ही था, लेकिन बीच में उसके जॉयस्टिक होता था। ठीक है, कीपैड ही होता था, कीपैड से ही ऑपरेट करना पड़ता था, लेकिन बीच में जॉयस्टिक होता था। और वही सबसे पहले स्टार्ट होने वाला प्रोडक्ट जो है, सबसे पहले जो फेमस होने वाला स्मार्टफोन टाइप का कोई मोबाइल फ़ोन है, तो वो नोकिया 6600 ही था। करेक्ट? तो आज के डेट में 6600 बंद हो गया। इनफैक्ट नोकिया की कंपनी ही पीछे छूट गई है मोबाइल फ़ोन्स में। क्यों? अब हम लोग सैमसंग, ओप्पो, वीवो ये लेते हैं। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है क्योंकि नोकिया ने टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। नहीं तो एक समय पे इतनी अच्छी कंपनी, सबसे बेस्ट मोबाइल कंपनी, आज उसका नामो निशान तक नहीं। मतलब ठीक है वो बना रही है, लेकिन लोग इतना नोकिया को प्रेफर नहीं करते मोबाइल में। करेक्ट? ये क्यों? क्योंकि उसके कंपटीशन में और अच्छे क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स आ गए। जैसे सैमसंग लेके आ गया, वीवो लेके आ गया, ओप्पो लेके आ गया, और आईफोन तो बेस्ट ही ऑल टाइम। ठीक है, तो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बाकी की कंपनीज ज़्यादा लेके आ गई। इसीलिए नोकिया अपने आप को टाइम के साथ, समय के साथ पिछले 15 सालों में अपग्रेड नहीं कर पाया, इम्प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए वो पीछे रह गई। तो बिजनेसमैन आगे कब बढ़ सकता है और उसका बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें।
ओके, नेक्स्ट है अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर मतलब पक्षपात, पार्शियलिटी, ठीक है, इक्वालिटी नहीं, पार्शियलिटी करते हैं, मतलब एक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना, दूसरे को कम प्रेफरेंस देना, उसे बोलते हैं अनफेयर, ठीक है। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब पार्शियलिटी वाली ट्रेड, बिजनेस प्रैक्टिसेस। बिजनेस प्रैक्टिसेस मतलब बिजनेस करने का जो तरीका है। तो बिजनेसमैन का सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए बिजनेस करने के लिए, कि वो अनफेयर मतलब जो पार्शियलिटी वाला है, जो बुरा बिजनेस करने का तरीका है, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैक मार्केटिंग है। ब्लैक मार्केटिंग मतलब चोर बाज़ारी, चोरी करके उसको बाज़ार में नकली इसमें बेचना, कम दाम में बेचना। फिर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स मतलब ऐसी एड्स जो बहुत ज़्यादा बताती है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा भारी भारी बोल देती है, एक्चुअल में वो प्रोडक्ट कोई इतने शानदार होते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑयल बोलेगा कि भाई अगर कोई एक कंपनी एडवर्टाइज़ करेगी कि उनकी उस कंपनी के ऑयल को अगर आप लगाओगे तो 99.999% आपके डैंड्रफ चला जाएगा। अब ये बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑयल लगाने से इतना डैंड्रफ कभी साफ़ नहीं होता, ऑलमोस्ट 100% तक तो कोई साफ़ करता नहीं है, काफ़ी हद तक 10-20% डैंड्रफ फिर भी रह जाता है। तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट है, ये गलत एडवर्टीज़मेंट है, लोगों को गुमराह किया जाता है, करेक्ट। फिर रॉन्ग मेजरमेंट। अगर आप लोगों में से किसी ने नायक मूवी देखी होगी, अनिल कपूर की है, पुरानी मूवी है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने देखी होगी तो आपको पता चलेगा। उसमें एक सीन है जिसमें तराजू में जो वेट करते हैं, तो जहाँ पे वेट जिस पोर्शन में मटेरियल को रखा जाता है वे करने के लिए, उसके नीचे चुंबक लगा दिया था। मतलब क्या है कि ज़्यादा वज़न दिखने पर भी कम मेजरमेंट में माल बेचा जाएगा। अगर गेहूँ बेच रहे हैं तो एक तरफ में वज़न कांटे में मैं क्या करूँगा, एक तरफ पे मैं वज़न रखूँगा 2 किलो का, और दूसरी तरफ पे जहाँ गेहूँ रखना है 2 किलो का और उस वज़न कांटे को इक्वल पे लाना है, तो वहाँ पे मैं नीचे चुंबक लगा दूँगा, ताकि क्या है, मैं अगर गेहूँ 1 किलो भी रखूँ तो वो चुंबक की शक्ति से वो दूसरा वाला जो पोर्शन है वज़न कांटे का वो नीचे आ जाएगा, और 1 किलो की जगह 2 किलो दिखेगा, और बाद में मैं 1 किलो का माल 2 किलो बता के 1 किलो गेहूँ जो है वो मैं 2 किलो बता के मैं उसे बेच सकता हूँ, करेक्ट। तो ये क्या रॉन्ग मेजरमेंट है, ये फ्रॉड है। 1 किलो का बेचना है गेहूँ और उसे बताना है कि ये 2 किलो है और आप ले जाओ, कस्टमर्स को बताना है 2 किलो के पैसे लेने हैं, तो ये फ्रॉड है, करेक्ट। तो ये जो फ्रॉड्स है, रॉन्ग मेजरमेंट्स है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है, चोर बाज़ारी है, ये सब क्या है, बिज़नेस करने के गलत तरीके, और इससे लोगों का नुकसान होता है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होता है। तो बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये सब ना करे, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, क्लियर। उसके बाद है थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब रोज़गार, लोगों को नौकरी जितनी हो सके उतनी ज़्यादा क्रिएट करके देना, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी दे सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को देना, ये एक बिजनेसमैन का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि भाई जनरल पब्लिक के लिए ये भी एक अच्छा काम अपने बिजनेस से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रतन टाटा ये करते हैं। उन्होंने जब नैनो का एक प्लांट अहमदाबाद में लॉन्च किया था, तब उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि भाई वो नैनो का जो प्लांट है अहमदाबाद में क्यों लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त एम्प्लॉयमेंट में अहमदाबाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू था वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा था। तो उनके वहाँ पे प्लांट डालने से 10,000 लोगों को नौकरियाँ मिली थी, समझ में आया। इसीलिए रतन टाटा को देखो आज भी बहुत अच्छी नज़र से और बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये काम किया है, उन्होंने अपने बिजनेस का यूज़, अपने बिजनेस का गोल क्या रखा उन्होंने कि जितनी हो सके उतनी मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ, बेरोज़गारी निकालूँ, जनरल पब्लिक के लिए कुछ अच्छा करूँ, क्लियर। और कई बार सिर्फ रतन टाटा नहीं, ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो स्किल्ड, मतलब जो स्किल्ड है, एजुकेटेड है या फिर अनस्किल्ड है, मजदूर है, सभी लोगों को नौकरियां देते हैं, ठीक है। फिर जो गरीब लोग हैं या फिर जो अपाहिज लोग हैं, अपाहिज लोगों के लिए भी सिर्फ बैठ के नौकरी, एक ही जगह पे रह के
जॉब कर सकते हैं। ऐसी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स भी बहुत सारी होती है। आप naukri.com पे जाके देखोगे तो ऐसी भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जहाँ पे naukri.com पे और monster.com पे, shine.com पे, वहाँ पे इस तरीके की, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। ठीक है, ये एक चीज़ है। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, naukri.com, shine.com, monster.com पे भी अगर आप जाओगे तो आप वहाँ पे सर्च करोगे कि हैंडीकैप्ड पर्सन्स है, उनके लिए कोई जॉब है क्या, तो naukri.com और ये सब जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली वेबसाइट्स हैं, वो ऐसी बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के पास से नौकरियाँ ढूंढ के लाते हैं, जहाँ पे हैंडीकैप पर्सन्स मतलब दिव्यांग पर्सन्स, या तो फिर गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, या तो फिर बड़े बड़े एजुकेटेड लोग हैं, इन सभी कैटेगरी के लोगों के लिए नौकरियाँ प्रोवाइड करते हैं। फिर फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। वेलफेयर मतलब ख्याल रखना, ध्यान रखना, अच्छी केयर करना। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए। देखो, कोई भी बिजनेस, अब आप में से भी बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स बिजनेसमैन होंगे, तो उन्हें भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएंगे कि कोई भी बिजनेस बिना एम्प्लॉयज़ के नहीं चल सकता। ये आप भी जानते हो, आप भी समझते हो। एम्प्लॉयज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट्स ऑफ द बिजनेस। क्लियर? अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो बिज़नेस नहीं चल पाएगा। आज धीरूभाई अंबानी है, रतन टाटा है, ठीक है, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, इन लोगों ने इतना बड़ा बड़ा बिज़नेस रखा है, इतना बड़ा बिज़नेस बनाया है, तो अकेले ने सिर्फ काम करके बनाया क्या? नहीं, लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़ इनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बनी है। क्लियर? इतनी बड़ी कंपनी क्यों बनी है? क्योंकि लाखों करोड़ों एम्प्लॉयज़, लाखों करोड़ों मज़दूर और एम्प्लॉयज़ की मेहनत और इतनी बड़ी टीम का सपोर्ट लेने के बाद ही ये कंपनी इतने ऊपर के लेवल तक गई है, सिर्फ ऐसे ही नहीं गई। क्लियर? तो ये किनके दम पे हुआ है? ये सब मज़दूर और नौकरी करने वाले लोग कौन है? ये सब हैं एम्प्लॉयज़। तो अगर ये आपके बिज़नेस के इतने महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप भी इनका ख्याल रखें। ठीक है, आप भी इनका ध्यान रखें, इन्हें टाइम टू टाइम प्रमोशन दें, इन्हें पगार अच्छी दें, ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, इनके साथ बर्ताव अच्छा रखें, वर्किंग कंडीशंस जहाँ पे ये काम करें वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी हो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। अच्छा, लेकिन ये सोशल ऑब्जेक्टिव में क्यों है? क्योंकि देखिए, ये एम्प्लॉयज़ कौन है? ये आम जनता ही है जो आपके यहाँ पे नौकरी करने आई है, जो आपके यहाँ पे जॉब करने हैं। नॉर्मल जनरल पब्लिक ही है, ठीक है, नॉर्मल जनरल ह्यूमन बींग्स ही है। तो ये कहाँ से आए हैं? तो सोसाइटी से ही आए हैं। जो सोसाइटी, जो समाज हम लोग बात कर रहे हैं, ये समाज के जो जनरल लोग हैं, इनमें से ही लोग नौकरी करने आ रहे हैं ना। तो ये भी एक आपके यहाँ पे समाज का एक हिस्सा है, ये एम्प्लॉयज़ भी समाज का एक हिस्सा है। इसीलिए ये सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप इस समाज के हिस्से का भी ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ है हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। देखो, समाज में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे। आप अगर घर से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा आज की दुनिया में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे रास्ते, आप घर से बाहर निकलो तो कई बार रास्ते अच्छे नहीं बने होते हैं। ठीक है, बॉम्बे में जाओ तो ट्रैफिक जैम्स इतने होते हैं। जहाँ पे MIDC है या फिर GIDC है, वहाँ पे देखो कुछ पॉइजनस केमिकल्स की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है। फिर पानी में भी कई बार पॉइजनस केमिकल्स चली जाती है जो कंपनीज बनाती है, तो वाटर पोल्यूशन होता है। ये सब सोशल प्रॉब्लम्स है। इन सब प्रॉब्लम्स से समाज को, यहाँ आसपास रहने वाले जनरल पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका फ़र्ज़ है, आपका ये कर्तव्य है कि आप ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, क्योंकि आप बिजनेसमैन हो। आज की डेट में ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं बिजनेसमैन की वजह से ही हो रहे हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आपकी वजह से हो ना हो, फिर भी आपका ये एक कर्तव्य है कि आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। ठीक है, तो इसीलिए तो ये एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव है बिजनेसमैन का। क्लियर? नेक्स्ट, अच्छा, आप ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी कंपनी में से अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो आप ऊपर से चिमनी लगा दो, जहाँ से वो एयर में वो पॉइजनस केमिकल्स जा रहे हैं वहाँ पे चिमनी लगा दो, ताकि वो धुआं जो है वो फिल्टर होके फिर निकले। क्लियर? वाटर पोल्यूशन है तो आप देखो कि वाटर भी पानी में अगर आसपास की नदी में
समंदर में अगर आपके कंपनी में से कुछ वेस्ट जा रहा है तो वो फ़िल्टर होके फिर जाए, ऐसी मैकेनिज़म्स अप्लाई करो। बहुत सारे मैकेनिज़म्स आजकल निकल चुके हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लो ताकि आप रोड अच्छे से बना सको। क्लियर? ये सब छोटी छोटी चीज़ें करके आप एज अ बिजनेसमैन सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। देखो, सोसाइटी के सोशल प्रॉब्लम्स तो आपको सॉल्व करना ही करना है, उसका तो कोई इश्यू, वो तो कोई सवाल ही नहीं, वो तो करना आपका कर्तव्य ही। लेकिन साथ ही साथ जो सोसाइटी के बेस पे आप बिजनेस कर रहे हो, देखो आज अगर आप बिजनेस कर पा रहे हो तो क्यों कर पा रहे हो? अल्टीमेटली सोसाइटी के दम पे ही कर पा रहे हो, सोसाइटी की वजह से ही कर पा रहे हो। कैसे? तो देखो, आपके यहाँ पे जो नौकरी करने आते हैं, जो आपके कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स है, कौन? आपके एम्प्लॉयज़। ये सोसाइटी का हिस्सा है, ये सोसाइटी में से ही आते हैं काम करने। फिर आप जिनको माल बेचते हो, कस्टमर्स, वो भी आपके सोसाइटी का ही हिस्सा है, कस्टमर्स जनरल पब्लिक ही है। फिर जिनसे आप रॉ मटेरियल देते हो, जिनसे आप प्रोडक्ट्स खरीदते हो और बाद में लोगों को मैन्युफैक्चर करके बेचते हो, तो जिनसे खरीदते हो ये कौन है? सप्लायर्स है, आपके क्रेडिटर्स है। ये भी कौन है? जनरल पब्लिक है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो आपका बिजनेस अल्टीमेटली सोसाइटी, समाज है तभी चल रहा है। तो आपका एक कर्तव्य भी बनता है कि जो सोसाइटी आपको बिजनेस करने का मौका दे रही है, आपको इतना पैसा कमाने का मौका दे रही है, उस सोसाइटी को भी आप सुधारो, उसका भी ख्याल रखो, ध्यान रखो, कुछ ना कुछ अच्छा करो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। जैसे एजुकेशन के लिए कॉलेजेस खड़ी कर दो, अगर आपके पास बहुत पैसा है बिजनेस करके, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, स्कूल, ये सब चलाओ जहाँ पे फ़ीस कम हो, गरीब बच्चों को पढ़ने मिले। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खड़े करो, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करो ताकि वहाँ पे लोगों का सस्ते में इलाज हो सके, गरीब लोगों का, ठीक है, फाइनेंशियली पुअर लोगों का इलाज हो सके। तो ये सब करना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के भलाई के लिए हमें कुछ ना कुछ बिजनेसमैन को करना चाहिए। ये भी एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखिए, रतन टाटा ने, हम लोगों ने देखा कितने करोड़, 500 करोड़ या कुछ पीएम केयर फंड को दे दिए। क्यों? ताकि लोगों का भला हो सके। जो कोरोना में, जो पूरे इंडिया में जो पेशेंट्स हैं, ये जनरल पब्लिक ही है, इनका भला हो सके, इसीलिए। तो ये सोसाइटी का ही भला कर रही है ये रतन टाटा, करेक्ट? तो ये था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस मतलब प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, करेक्ट? प्रॉफिट का रोल बिजनेस में क्या है? एक कोई भी अगर बिजनेस हो, उसमें प्रॉफिट क्यों चाहिए, क्यों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है प्रॉफिट, करेक्ट? तो अगर मैं आपको पूछूं तो आप जनरल में क्या बोल दोगे? सर प्रॉफिट तो इसलिए चाहिए, एक सेकेंड, सर प्रॉफिट तो इसलिए चाहिए कि अगर लॉस हो गया तो हमारा बिज़नेस कैसे चल पाएगा, हम लॉस में बिज़नेस कैसे चला सकते हैं, प्रॉफिट होगा तो ही बिज़नेस चलाएंगे ना सर। आप ऐसे ही बोलोगे, सही बात है, एकदम करेक्ट बात है, करेक्ट। इसलिए हम लोग अब डिटेल में देखते हैं कि प्रॉफिट ज़रूरी क्यों है। सिर्फ बिज़नेस चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, करेक्ट। अब प्रॉफिट मतलब क्या, सबसे पहले ये समझिए। प्रॉफिट मतलब जो भी आपकी इनकम होती है उसमें से जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसको माइनस किया जाता है और बचा हुआ आपका प्रॉफिट होता है। मतलब आपने अगर 100 रुपये कमाए, 50 रुपीज़ आपका खर्च है, तो आपका बचा कितना प्रॉफिट? 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, करेक्ट? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, राइट? अब ये देखिए यहाँ पे कलर में दिए हुए हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अब हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला रोल ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहला बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, करेक्ट? रिटर्न टू इन्वेस्टर्स मतलब वो लोग, जो लोग आपके बिजनेस में पैसा लगाए हैं, जिन लोगों ने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है और उनके दम पे आप बिजनेस कर रहे हो, खुद का पैसा आपने लगाया नहीं है, ठीक है? फॉर एग्जांपल एक कंपनी होती है, तो कंपनी में क्या होता है, एक कंपनी का जो ओनर होता है वो उसने ही सारा पैसा नहीं लगाया होता, वो क्या करता है,
बहुत सारे लोगों से पैसा लेता है और उनको अपने बिजनेस में शेयर देता है, अपने बिजनेस में वो हिस्सा देता है, इसीलिए उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। जो पैसा लगाते हैं वो इन्वेस्टर्स हैं। वैसे ही डिबेंचर के तौर पे भी पैसा लिया जाता है। अब समझ लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप फर्म में पाँच पार्टनर हैं, तो कोई एक ही बंदा मिलके सब बिजनेस नहीं चला रहा है। वो एक बंदा क्या कर रहा है, उसने अपने साथ 4 पार्टनर्स बनाए हैं, उनसे पैसा लिया है बिज़नेस करने के लिए, और उसके बाद जो भी बिज़नेस में से कमाई आती है वो उन बाकी के 4 पार्टनर्स को लौटा रहा है। करेक्ट। वो सारे 5 पार्टनर्स आपस में एक दूसरे में बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन सभी लोगों ने पैसा लगाया, वो सब लोग इन्वेस्टर्स हैं। वैसे शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं क्योंकि वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें रिटर्न में डिविडेंड मिलता है, या तो फिर जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल जाता है। करेक्ट। तो ये है रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। तो बिजनेस में प्रॉफिट क्यों चाहिए? ताकि जिन लोगों ने पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम लोग रिटर्न में उनका पैसा चुका सकें। करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, तो बैंक से लोन लिया है तो बैंक इन्वेस्टर है, मैंने खुद का घर का पैसा नहीं लगाया, मेरे पास पैसा नहीं था, तो बैंक ने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, तो रिटर्न में मैं बैंक को अब मतलब उसने पैसा लगाया तो उसको रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा ना। इसीलिए वो देने के लिए मुझे प्रॉफिट कमाना है, क्योंकि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा तो ही दे पाऊंगा, लॉस रहेगा तो कैसे दे पाऊंगा। तो प्रॉफिट क्यों ज़रूरी है? ताकि जिन लोगों ने आप पे भरोसा करके आपके बिजनेस में पैसा लगाया था, उन्हें आप रिटर्न दे सको। नेक्स्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, एक आज के ज़माने में एक कंसेप्ट है, उसे कहते हैं इनोवेट और इवेपरेट। अच्छा, इनोवेट और इवेपरेट ऐसा क्यों कहा गया? इनोवेशन मतलब कुछ ना कुछ नया निकालो, या तो फिर इवेपरेट मतलब गायब हो जाओ। मतलब इस आज की दुनिया में अगर आप कुछ नया, कुछ डायनेमिक, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशलिटी लेके आओगे, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। आप पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाओगे किसी भी चीज़ का तो नहीं हो पाएगा। अब आप अगर आज के डेट में किराने का बिजनेस करने जाओगे तो नहीं सेट कर पाओगे, क्योंकि किराने की दुकानें 50 साल पहले बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज तो गली गली में है। करेक्ट, आज गली गली में है। तो अब किराने की दुकान या कपड़े की दुकान, ये सब ट्रेडिशनल बिजनेस है। ठीक है, तो आपको कुछ नया लाना होगा, कुछ यूनिक, कुछ हटके लाना होगा, कुछ इनोवेशन लाना होगा, तभी वो बिज़नेस चल पाएगा। क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा है, सभी बिज़नेस करने वाले लोग बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। तो यही एक चीज़ है कि भाई कुछ नया लाना होगा आपको, तभी आप बिज़नेस कर पाओगे। करेक्ट। अब नया आप बिज़नेस में कैसे ला पाओगे? जब आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप रिसर्च कर पाओगे ना कि क्या नया देखूँ मैं। करेक्ट। अब जो साइंटिस्ट होते हैं वो नई खोज करते हैं, नई डिस्कवरीज करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं और कुछ नया डेवलप करते हैं, उससे बोलते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये साइंटिस्ट को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी तो पैसा देना पड़ेगा ना। करोड़ों रुपए लेते हैं वो एक एक चीज़ डिस्कवर करने की, इतनी मेहनत लगती है, और वो इतने होशियार होते हैं तो इतना सैलरी और उनकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। तो आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे कराओगे उनके पास से? तो आपके पास प्रॉफिट्स होने ज़रूरी है ताकि आप रिसर्च कर पाओ, अपने बिजनेस को कंटिन्यू इम्प्रूव करा पाओ। करेक्ट। अच्छा, जनरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस चीज़ पे होती है बिजनेसमैन के लिए? कि नई टेक्नोलॉजी आती है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन्स देख लो। आज अगर कोई मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ है, 6 महीने बाद उसका हायर वर्जन भी आ जाएगा, 6 महीने से कम के अंदर। ये क्या, टेक्नोलॉजी बार बार इम्प्रूव हो रही है और सस्ते में अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है, ये भी चीज़ हो रही है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से ही है। करेक्ट। तो इसके लिए प्रॉफिट चाहिए होगा आपको। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ठीक है। अब रतन टाटा सिर्फ एक ही बिजनेस में है क्या? नहीं, रतन टाटा के बहुत सारे बिजनेस है। और एक चीज़ आपको रतन टाटा की और बता दूं, टाटा कंपनी ने जर्मनी UK की जैगवार कंपनी को भी खरीद लिया है। आपको पता होगा ना, जैगवार कंपनी तो पता है ना, कार वाली कंपनी है। वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांडेड कार्स जैगवार बनाती है। करेक्ट। तो जैगवार कंपनी को भी उन्होंने खरीद लिया। अच्छा, जैगवार के साथ साथ मतलब कार्स के साथ साथ वो जो बाथरूम की, हमारे बाथरूम में जो टाइल्स, फिर सिंक, बेसिन्स, ये जो लगते हैं, ये सब भी जैगवार कंपनी बनाती है। तो जैगवार कंपनी, उसको रतन टाटा ने खरीद लिया। अब रतन टाटा ने जैगवार कंपनी को खरीद लिया तो उसका बिजनेस डबल हो गया, बड़ा हो गया, और वर्ल्ड में और अच्छा बिजनेस करने लगे और प्रॉफिट कमाने लग गए। लेकिन ये जैगवार कंपनी को कैसे खरीद पाई रतन टाटा?
रतन टाटा ऐसे कैसे खरीद पाए? जब उनके पास उनके बिजनेस में से प्रॉफिट था, तभी वो ग्रोथ कर पाए। देखिए, एक बिजनेस से सीधा नया बिजनेस खड़ा कर देना मतलब ये क्या हो गया है, ये ग्रोथ हो गई है, डाइवर्सिफिकेशन। एक बिजनेस से तुरंत आप दूसरे बिजनेस में चले गए हो, आपने दूसरी लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जांपल टाटा किस में थी? टाटा कार्स में भी थी, टेलीकम्युनिकेशन में भी है, नमक में भी है। अब उन्होंने और एक कार की कंपनी खरीद ली, जैगवार, तो उन्होंने डाइवर्सिफाई कर लिया और एक टाइप का बिजनेस उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया और ग्रोथ कर ली। लेकिन ये कब कर पाए? जब उनके पास प्रॉफिट थे तभी खरीद पाए, बिना प्रॉफिट का होता है नहीं। तो अगर आपको ग्रोथ एक्सपेंशन करना है आपके बिजनेस में, तो आपको प्रॉफिट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। देखिए, आप कई बार आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनीज के पास, बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो कई बार अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी भी नहीं दे पाती। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम ही कम हो चुकी होती है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेशन के पीरियड में तो भी कम से कम ऐसा ही है कि अभी जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हो गया है, तो आपको पता है कि शुरुआत के 1-2 महीने के लिए तो सब कंपनीज बंद थी, उनको सैलरी देनी पड़ रही थी, और सैलरी भी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास फंड्स ही नहीं थे, प्रॉफिट्स पुराना इतना था ही नहीं कि वो लोगों को फ्री में पगार दे सके, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में सैलरी दे सके। करेक्ट? तो ये मेन इश्यू था। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, तो ऐसी किसी सिचुएशन में, कोविड-19 जैसे सिचुएशन में भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली सैलरी दे सकते हो। और अगर प्रॉपरली सैलरीज उनको मिलती जाएगी तो वो भी मोटिवेटेड रहेंगे बिजनेस करने के लिए, आपके यहाँ पे नौकरी करने के लिए वो भी मोटिवेटेड रहेंगे, दिल से काम करेंगे। इससे क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपकी कंपनी की एफिशिएंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक मेन बेनिफिट है अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो तो। नेक्स्ट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। देखो, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब जीने के लिए एक साधन है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, तो रतन टाटा नहीं, कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन हो, एक पान वाला है, एक बुक स्टॉल वाला है, तो उसके लिए तो प्रॉफिट जो भी वो कमाएगा वो तो जीने का ही साधन है, जीने का एक ज़रिया है। तो अगर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो वो पैसा कमाएगा क्या और इन्वेस्ट करेगा क्या और घर कैसे चलाएगा? करेक्ट? तो प्रॉफिट होगा तभी उसका घर चल पाएगा। क्लियर? तो एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, जीने का एक ज़रिया है, आप जी सकते हो, घर चल सकता है आपका, खाने पीने के लिए पैसा प्रॉफिट से ही आएगा। तो ये छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। नेक्स्ट, रिवॉर्ड फॉर रिस्क। देखिए, नौकरी में आप कोई रिस्क लेते हो क्या? कोई रिस्क नहीं होती नौकरी में आपके लिए। करेक्ट? सीधा काम पे जाओ, नौकरी करो और आपको पैसा मिलता है। लेकिन बिजनेस में तो आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया है, प्लस आपने नौकरी छोड़ के बिजनेस में कूदे हो कि भाई मुझे प्रॉफिट्स मिलेगा तो मैं बहुत कमा पाऊंगा। तो ये रिस्क है। अगर आपका कल को बिजनेस ना चले तो आप फेल हो सकते हो बिजनेस में, तो ये रिस्क ही एक, ठीक है? नौकरी, अच्छी खासी नौकरी हाथ से चली गई और मैं बिज़नेस में एंटर हो गया और मेरा नुकसान हो गया। क्यों? तो बिज़नेस चला नहीं। करेक्ट? तो आप रिस्क ले रहे हो। बिज़नेस करना मतलब रिस्क लेने के बराबर है। प्लस बिज़नेस में और बहुत सारी रिस्क होती है, चोरी हो गई, स्टॉक जल गया, फैक्ट्री जल गई, बहुत सारी रिस्क होती है। तो प्रॉफिट क्या होता है, आप जो ये रिस्क लेते हो उसके लिए रिवॉर्ड है। आपने रिस्क लिया है तो क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो अगर आप रिस्क लेते हो और आपको प्रॉफिट होता है, तो ये प्रॉफिट क्या है, आपके रिस्क के लिए आपको एक तोहफा है, आपको एक गिफ्ट मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये रोल है प्रॉफिट का बिजनेस में। और लास्ट है सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब अगर किसी भी बिजनेस को मार्केट में टिकना है तो प्रॉफिट तो कमाना होगा। लॉस में चलने वाला बिजनेस मार्केट में टिक सकता है, ज़्यादा दिन वो बिज़नेस टिक नहीं पाता। करेक्ट? क्योंकि कोई भी लॉस में क्यों चलाना चाहेगा? ये कंपटीशन, आज के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाना होगा, तभी आप बिज़नेस चला सकते हो। क्लियर? बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकते हो, रन कर सकते हो, आपका बिज़नेस सर्वाइव हो सकता है। वरना आपका बिज़नेस बंद हो जाएगा अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस प्रॉफिट का रोल क्या है आपके बिजनेस में? एक और सर्वाइवल। आपका बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है, मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। सो दिस इज हार्दिक सर फ्रॉम एस ट्यूटोरियल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।